बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मुर्तज़ा रॉय मौजूद हैं। और अब थोड़ी देर पहले इनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा कि हम इसको जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम इस इंफॉर्मेशन को अपने जो देखने और सुनने वाले हैं उनसे शेयर करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे जो हाफिज़ साद रिज़वी हैं, हाफिज़ अनस रिज़वी हैं, उनके हवाले से, और हमने ये देखा कि काफ़ी अरसा हो गया वो मंज़र आम पर नहीं आए और बातचीत का अमल जो है वो जारी है और थर्ड पार्टी यानी जो सालिस इस अमल से बातचीत के अमल में इस वक्त मौजूद हैं और वो बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं किसी न किसी तरीके से। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जिस अंदाज से हमने देखा कि जो उनका जुलूस था उस पर हुकूमत की जानिब से अटैक किया गया और वो मुरीद के मकाम पर जो कुछ हुआ वो सबके सामने, हम माजी में नहीं जाना चाहते, लेकिन इस वक्त जो है वो क्या सिनारियो है, क्या पोजीशन है, हाफिज़ साद रिज़वी और हाफिज़ अनस रिज़वी जो है वो कहाँ है, कब तक मंजर आम पर उनके आने के चांसेस हैं? देखिए, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा वो ये है कि हुकूमत ने ख़ुद ही कहा था कि वो कश्मीर में हैं और फिर उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है और फिर साथ में हुकूमत ने ये दावा किया था कि हम किसी भी वक्त उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। उसके बाद से ना तो उज़्मा बुखारी ने और ना ही पंजाब के किसी वज़ीर ने आकर कोई दावा किया। वो जो DIG ऑपरेशन लाहौर थे उन्होंने भी कहा था कि हम बस किसी वक्त उनको गिरफ़्तार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ मालूम नहीं हो सका। उसके बाद हमें कुछ क्लू मिलते गए, कुछ हमें लीड्स मिलती गई जो कि हमने लोगों के सामने रखी भी कि फिर वो कश्मीर में भी नहीं हैं, वहाँ से भी उनको मूव होते हुए देखा गया और फिर वो KPK में भी गए और फिर आगे जमरूद तक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। उसके बाद से मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ बैकग्राउंड बातचीत जारी है वो कुछ सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं बड़े लोग, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि मामलात जो हैं वो हतमी मराहिल की तरफ पहुँच चुके हैं। यानी इस मामले में जो है वो मामलात इस हद तक हतमी मामले तक पहुंच चुके हैं कि शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई बड़ी खबर आ सकती है। एक हफ्ते या डेढ़ में। पहले इस तरह था कि जो यूरोपीय यूनियन का वफ्द आया, आपको पता है पाकिस्तान में, उसने 5 से 6 चीज़ों के ऊपर बात की थी और उसमें जो सबसे ज़्यादा उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि आपके मुल्क में ये जो ब्लास्फेमी के केसेस चलते हैं, उस हवाले से उन्होंने तशवीश का इज़हार किया था। अब फिर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करनी है, फिर पाकिस्तान ने भी अपना एक जवाब देना है। तो हमारे पास उस वक्त इन्फॉर्मेशन ये थी कि इसके बाद तहरीक लब्बैक के लिए कुछ हालात साजगार हो जाएंगे। लेकिन अभी एक लीड ये है कि हो सकता है कि हफ्ते डेढ़ के अंदर कुछ मामला ठीक हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पंजाब की सिचुएशन देखते हैं कि क्या मामलात वाकई ठीक होंगे या नहीं होंगे, तो वहाँ से तो लगता है कि शायद ठीक ना हो, क्योंकि जो अभी क्रैकडाउन की नई लहर मरीम नवाज़ की हुकूमत ने शुरू की है, कल और परसों बहुत सारे शहरों के अंदर नए छापे मारे गए हैं जी। वहाँ पर लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, लोगों के दरवाजे घरों के तोड़े गए हैं, उनका सामान को तोड़ा गया है और ख़वातीन के ऊपर आपको पता है कि इस सूरत हाल के अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी होता है जब इस तरह रेड की जाती है किसी के घर में। तो पंजाब के अंदर जो क्रैकडाउन है वो नहीं थम रहा। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि पंजाब हुकूमत के लेवल से ऊपर ये बातचीत जारी है, यानी शायद इसमें पंजाब हुकूमत को कुछ मालूम भी ना हो सके कि ऊपर यानी आप ये समझते हैं कि मुक्तदर जो हल्के हैं वहाँ पर इस वक्त मुज़ाकरात और सालिस जो है वहाँ पर सरगर्म अमल है कि किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा मामलात को सुलझाया जाए और साद रिज़वी और अनस रिज़वी जो हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए। लेकिन हुकूमत तो इस बात से खौफ खा रही है कि अगर वो मंजर आम पर आ गए और मामला दुरुस्त समत की जानिब चले गए तो फिर एक दफ़ा जो है वो एहतजाज की सी सूरत हाल होगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एहतजाज की तरफ आएगी। तो ये भी हुकूमत इससे भी तो खाइफ है, हुकूमत को इस बात का खौफ है। हुकूमत एहतजाज से खौफ ज़्यादा नहीं है, उसे सबसे ज़्यादा खौफ है अपने वोट बैंक का। आपको पता है कि PTI को तो किसी ना किसी तरह हुकूमत ने वहाँ पे जिस तरह के क्रैकडाउन किए, तो पंजाब के अंदर इस वक्त आप जानते हैं कि जो राज है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। असल इशू ये है कि अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं तो तहरीक लब्बैक तीसरे नंबर पर आ गई, और जिस तरह की अभी रेपुटेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अगर ये वहाँ पे PTI को बाहर भी कर देते हैं मुकम्मल तौर पे, तो जैसे कि नून लीग और TLP आपस में नून लीग और TLP का आपस में मुकाबला होगा। और हैरानी की बात यह है
कि टीएलपी का जो वोट बैंक है इस वक्त हकीकत में वो बढ़ रहा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्यादा है। नहीं वो बढ़ भी रहा है, बढ़ रहा है। एक तरफ तो आपको 17 सीटें नजर आएंगी ना, तो आप टीएलपी का जो वोट बैंक है पंजाब के अंदर सिर्फ उन्होंने 25 लाख वोट हासिल किए इस इलेक्शन में, जिसमें हम कहते हैं कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा धांधली हुई है। और 2024 के इलेक्शन में तो ये सूरत हाल थी। 2018 के इलेक्शन में हमने देखा था कि टीएलपी ने पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा वोट लिया था, और वो खाली पंजाब में नहीं था, उस वक्त भी तीसरे नंबर की ये पार्टी थी। एक और चीज, जब कराची में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो आपको पता है कि कौन सी जमात वहां से जीत गई थी? MQM ज़िमनी इलेक्शन में दूसरे नंबर पे जो पार्टी आई थी वो टीएलपी थी, और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे थी। तीसरे नंबर पे थी। तो ये इस वक्त टीएलपी का जो वोट बैंक है, तो जाहिर है कि वोट बैंक से ज्यादा खौफ है कि अगर अगले इलेक्शन होते हैं तो चलो पीटीआई को तो हमने किसी तरह बैन करके उनके लोग जो है आजाद कर देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि टीएलपी जो है जेयूआई के बाद पॉलिटिकली जो है एक बड़ी दीनी कुव्वत बन के सामने आई है, और ये यकीनी तौर पर इसमें बहुत कम अरसा लगा है, क्योंकि हम देखते हैं कि साद रिजवी या इनसे कबल इनके वालिद की जो मेहनत है उसमें काफ़ी जो है वो बेहतरी हमें नज़र आ रही है, वोट बैंक में भी, और पॉलिटिकली जो है टीएलपी बड़ी स्ट्रांग हुई है। 2018 के इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन, वोट बैंक बढ़ा है। अब मजीद, और हुकूमत ने जो ये काम किया मुरीद वाला, उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि मजीद लोगों की हमदर्दियां टीएलपी के साथ बढ़ रही हैं। लेकिन अगर आप आज़ाद तज़िया करते हैं, और जितने भी आज़ाद तज़ियाकारों को मैंने टीएलपी के हवाले से सुना, तो जेयूआई फे तो टीएलपी के करीब तरीन भी नहीं आती, क्योंकि आप जानते हैं वो सिर्फ एक जगह पे एक सूबे के अंदर है, और उसका आप अगर वोट भी देखते हैं तो वो भी टीएलपी के बराबर नहीं है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान की वाहिद मजहबी और सियासी जमात बन गई थी, जो सबसे ताकतवर जमात थी, क्योंकि माजी में भी हमने सुन्नी तहरीक देखी और बाकी सारी भी हम मजहबी जमातों की सियासत देखते आ रहे हैं, लेकिन तहरीक लबैक जमात इस्लामी कहीं पीछे रह गई तहरीक लबैक से। तो असल ख़तरा सिर्फ वोट बैंक का है कि अगर पीटीआई भी उसको भी हम यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ने देते और टीएलपी हमसे आगे निकल जाती है, तो नून लीग की तो 40 साल 45 साल की जो सियासत है वो ज़मीं बोस हो जाएगी, और फिर ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कि देखो यार कल की 6-7 साल पुरानी जमात जो है नौज़ायदा जमात उसने मुस्लिम लीग नून को नाको चने चबवा दी है। तो ये बहुत बड़ी एक सुबकी हो सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, तो शायद मेरे ख्याल में इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन अगर अगले इंतखाबात तक यही मामलात रहते हैं, हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो मुकदमात बना रही है उन पर, एक तरफ तो कारकुनों पर जो है वो हमला किया गया, जबर किया गया, लेकिन दूसरी जानिब जो मुकदमात बन रहे हैं उसकी वजह से, जिस तरह आज इमरान खान को हम देख रहे हैं कि वो अडयाला जेल में कैद है, इसी तरह अनस रिजवी और साद रिजवी को भी कैद कर दिया जाए। तो ये फिर तहरीक लब्बैक के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत अपने लिए मजीद जो है वो परेशानियाँ और मुश्किलात जो है पैदा करेगी। आप भी हालात को अच्छी तरह जानते हैं कि हालात पाकिस्तान में हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बिल्कुल। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर डंका बज रहा है तो इसको ये नहीं पता कि 2 महीने के बाद हालात किस तरह होंगे। आपकी मैं तस्हीह कर दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डंका नहीं बज रहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली और वो हुकूमत में कोई डंका नहीं बज रहा। मतलब अवामी सतह पर कोई डंका नहीं बज रहा। आपको मैं इसकी एक जिंदा और वाज़ेह मिसाल दे दूं, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर गए, इन्होंने जिस फूड स्ट्रीट पे सुहेल आफरीदी खाना खाने गए वो फूड स्ट्रीट बंद करवा दी। आप अभिनंदन को तो चाय पिलाते हैं, आप कुलभूषण यादव और उसकी फैमिली को तो तमाम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। एक सूबे का वजीर आला वो जा रहा है एक दूसरे सूबे में, आप उसके रास्ते बंद कर रहे हैं, उसके लिए आप उसके लिए जो है फूड स्ट्रीट्स बंद करवा रहे हैं, बाजार बंद करवा रहे हैं, उसको एक्सेस नहीं दी जा रही है। वहाँ उनको ये भी पता चला कि सुहेल आफरीदी ने फलां घर विजिट करने जाना है जी, तो उनको भी हिरासा किया गया। वो तो जाहिर है हिरासा नहीं, बाकायदा उस वहाँ के रास्ते बंद किए गए और उनको छोड़ा नहीं गया। कुछ लोगों को तो कहा गया कि आप अपने घर से निकल जाएं, 2-3 दिन बाद वापस आ जाए। डंका जो है ना वो इसलिए कह रहा हूँ कि डंडे का डंका, यस, डंडे का डंका बज रहा है और हुकूमत उनके पास ज़ाहिर है। और वो इस वक्त ये कहते हैं कि सुंजिया हो गई हैं गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, यानी हम ही मिर्जा हैं और गलियां सुंजिया। उनको ये नहीं पता कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद क्या होगा। मामलात किसी भी वक्त हाथ से निकल सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इसी तरह के हालात तहरीक लब्बैक के हवाले से भी हो सकते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं जब गुज़श्ता बार टीएलपी को बैन किया गया था तो फिर उस वक्त के आर्मी चीफ से भी एक मुलाकात हुई थी
और उस मुलाकात के बाद हालात काफ़ी चेंज हो गए थे और यहाँ तक कि फौरी तौर के ऊपर ना सिर्फ तहरीक लब्बैक पर पाबंदी को ख़त्म किया गया बल्कि उनके जो गिरफ्तार कारकुन थे उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया। एक रात के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर। याद है शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने जो मिनिस्टर इनकलाब के बंगले में। फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर शेख रशीद ने भी शेख रशीद से मैंने सवाल किया, मैंने कहा कि शेख रशीद ने कहा कि तहरीक लब्बैक पे कोई पाबंदी नहीं है। वो जो मुलाकात हुई उसके तनाजुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो यही चाहते थे कि सवालात हों। तो उससे एक रात पहले क्या हुआ था, किस तरह मिनिस्टर किस तरह जुबान बोल रहे थे कि बस हम अब हमारी बस हो गई है और हम अब फाइनल नतीजे पे पहुंच चुके हैं। खासतौर पे फवाद चौधरी ने जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी बिल्कुल, और किस तरह के ऐलान उन्होंने किया था। तो मेरे ख्याल में हालात एक जैसे नहीं रहेंगे और तहरीक लब्बैक के लिए मुझे अच्छी जो है ना उम्मीदें हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी। नहीं देखें, पॉलिटिकली तो हम अगर इस सारे सिनारियों में देखें तो तहरीक लब्बैक ने इन 5-6 सालों के अंदर बहुत गेन किया है। मुझे आज भी याद है ये पार्लियामेंट है और उसके सामने जब गाजी मुमताज़ कादरी के लिए जब मुजाहरा हुआ था और यहाँ पे जो बाबा जी हैं वो यहाँ आए हुए थे और बहुत ही मतलब एक पुरनूर एक जो है यहाँ पे महफिल सजाई गई और नातिया और हमदिया कलाम पेश किए जा रहे थे, मुमताज़ कादरी को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा था। तो ये सारे ऐसे सिनारियो थे। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक जो ये 2016-17 की बात है, अब 2016-17 से लेकर अब 2025 है, तो इस कलील मुद्दत के अंदर जिस अंदाज से टीएलपी ने अपने वोटर को मुतहरिक किया है, एक बड़ी दीनी सियासी कुव्वत बन के सामने आई है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो दूसरी जमातें हैं जो लेफ्ट की हैं या राइट की हैं, उनको अब ये एक खदशा तो है कि ये हमारे ऊपर कहीं मुसल्लत ना हो जाए। बिल्कुल, यहाँ तक कि जो इसी मतलब के जो सुन्नी लोग हैं ज़्यादातर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े पीर, उनको भी बहुत ज़्यादा ख़तरात थे। अभी भी आपने देखा ना कि अभी भी लोग जो बात करते हैं तो वो इसके खिलाफ करते हैं और ज़्यादातर वही लोग हैं जिनको ये सिर्फ खदशा था कि जब से तहरीक लब्बैक बनी है तो उनका जो पहले दाना पानी चलता था शायद उसको ख़तरा लाक हो गया या पता नहीं क्या, लेकिन इनके अपने भी इनके साथ। लेकिन थोड़ा सा मैं आपने बात की है, थोड़ा सा ना एक तदबीर, हिकमत अमली, अब इसमें भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा तहरीक लब्बैक को कि अगर अब मामलात अगर हल की तरफ जाते हैं, हाफिज साद रिजवी, हाफिज अनस रिजवी अगर 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान बाहर या मंजर आम पे आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको अब थोड़ी सी अपनी तदबीर और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा और थोड़ा सा आवाम के अंदर इस तरह मार्च के ना करें, आवाम के अंदर जाके वो जलसा करें। देखें, उलमा के पास तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है मस्जिद, तो मस्जिद के अंदर जाके वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे मैं इसलिए आपसे इत्तेफाक नहीं करता इस बात से कि आप देखें ना, इन्होंने मार्च अनाउंस किया कि हम 10 अक्टूबर को करेंगे। 8 अक्टूबर को जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर अटैक होता है, रेड होती है, सीधी गोलियां मारी जाती हैं और आपने वो सारी वीडियोस देखी ना, किस तरह लोगों के फुआरे चल रहे हैं मस्जिद के सहन में, खून ही खून। तो ये करने की क्या ज़रूरत थी? क्या उन्होंने कोई मुतालबे किए थे? इस बार एक मुतालबा उनका नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी तक जाएंगे और एक करारदाद उनके हवाले कर देंगे, एक मजम्मती करारदाद। क्या मुझे आप बताएं, जब यहाँ पे कश्मीर की हैसियत को चेंज किया गया था तो यहीं पे इसी शार दस्तूर के ऊपर इंडियन हाई कमीशन तक रसाई दी गई थी या नहीं दी गई थी? एहतजाजियों को, मुजाहिरीन को दी गई थी ना जी। तो इसी तरह अगर रसाई दे दी जाती और सिर्फ एक करारदाद वहाँ पे वो पेश करके आ जाते, और हमारे जनाब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं नहीं जी वो तो अमेरिका के साथ जंग हो सकती है। भाई जंग कैसे हो सकती है? ज़हनियत के लोग हैं और ये जंग हो सकती, सफारत खाने पे हमला कर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब वो वहाँ से निकले थे उनका एक भी मुतालबा नहीं था। अच्छा, एक और चीज़, काजी फाइज ईसा ने जब फैसला दिया था, तहरीक लब्बैक के लोग कहाँ तक आए थे? यही जिना एवेन्यू है ना सामने, बिल्कुल यहाँ पे वो बैठे रहे। वक्त के चीफ जस्टिस हैं और उनके खिलाफ पूरा का पूरा यहाँ पे एहतजाज हुआ। क्या यहाँ पे जिना एवेन्यू पर कोई एक भी गमला तोड़ा गया? नहीं, कोई एक गमला नहीं तोड़ा गया, किसी एक पत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो उस वक्त मेरे ख्याल में कुछ लोग चाहते थे कि यार ये फैसला चेंज होना चाहिए। ये जो चीजें तो कहने का मतलब ये कि वो पुरसकून एहतजाज करते रहे। बिल्कुल, पुरअमन एहतजाज जो है वो हर पाकिस्तानी का हक है और उसको ये हक दिया जाना चाहिए। लेकिन
बाज़ दफ़ा हम ये देखते हैं कि एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने के लिए भी कुछ लोग बना वहाँ दिया पे जाता है। नहीं, हाँ, वहाँ पे यस, जो है वो डिप्लॉय किए जाते हैं डिप्लॉय और किया वो जाता है। उस एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाते हैं। वो कौन लोग होते हैं अल्लाह ही जाने, कौन बशर है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा राय आपका, और अगले वीलॉग में किसी अहम मौजू, मज़ीद किसी ऐसे ही अहम मौजू पर जो है आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।